Okay, we will start properties of propranolol. Properties of propranolol. Properties and storage are common. तो कॉमन में क्या लिखना है अभी मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको. ओके, प्रॉपर्टीज विल बी वाइट क्रिस्टलाइन ओडरलेस बिटर टेस्ट. यहाँ पर सॉल्ट है, आपको दिख रहा है यहाँ पर सॉल्ट है हाइड्रोक्लोराइड, तो सोलिबिलिटी भी आप लिख सकते हो. और स्टोरेज इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर. We will move towards uses of propranolol. It is a beta blocker agent. It is a beta blocker agent. First point. Second point. It is used in treatment of cardiac arrhythmia. जो हार्ट का रिदम है वो अगर बिगड़ जाता है तो उसको हम अरिथमिया कहते हैं, कार्डियक अरिथमिया, उसमें हम इसको यूज करते हैं. देन इन ट्रीटमेंट ऑफ अंजाइना पेक्टोरिस, ये सब आप देख चुके हैं एचएपी में. हार्ट सी डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन, हाई बीपी इसको हम कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर. देन इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, जो टेंशन है एंजाइटी है उसमें भी हम इसको यूज करते हैं कुछ हद तक. These are uses of propranolol. ये सब propranolol के uses है. ओके, नेक्स्ट प्रोप्रानोलॉल का डोज अवेलेबल नहीं हमारे पास, इसलिए विल गो टुवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ प्रोप्रानोलॉल. प्रोप्रानोलॉल टैबलेट बीपी एंड इंजेक्शन बीपी. ब्रांड नेम्स of propranolol: beta cap, Ciplar. Okay, these are brand names of propranolol. यहाँ पर हमारा propranolol ये ड्रग खत्म होता है. We will see last drug of this chapter, that is practolol. Practolol hydrochloride or practolol. इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है. We will move towards properties. तो एड्रेनर्जिक्स ब्लॉकर या फिर एड्रेनर्जिक्स एंटागोनिस्ट में सिर्फ आपको एक ही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, दैट इज प्रोप्रानोलॉल. ओके, प्रॉपर्टीज. ओके, इट इज फाइन व्हाइट पाउडर, सो इट इज नॉट अ क्रिस्टलाइन. यहाँ पर अंडरलाइन करो, इट इज फाइन व्हाइट पाउडर. तो कॉमन में ये प्रॉपर्टी कुछ अलग है. यहाँ पर फाइन व्हाइट पाउडर, ओडरलेस बिटर टेस्ट. ओके, वो तो कॉमन है, odorless bitter taste. It is not available in the form of salt, so it is slightly soluble in water. Salt नहीं है तो जनरली जो सॉल्ट नहीं होता है वो एलोपैथिक ड्रग वाटर में कम सोल्यूबल होता है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर. Then
It is soluble in organic solvents. Okay. Stability, कुछ अलग स्टेबिलिटी है तभी मैं आपको देता हूँ, इसकी भी अलग स्टेबिलिटी है। एक्वियस सॉल्यूशन इज मोस्ट स्टेबल एट, इसका अगर हम वाटर में सोल्यूबल बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं इसका एक्वियस सॉल्यूशन। तो एक्वियस सॉल्यूशन इज मोस्ट स्टेबल एट pH 6, तो स्लाइटली एसिडिक पीएच में इसका जो एक्वियस सॉल्यूशन है, वाटर का जो सॉल्यूशन है, मतलब ड्रग हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो जो एक्वियस सॉल्यूशन है वो एक्वियस सॉल्यूशन हम ज्यादा देर तक स्टेबल रख सकते हैं, लेकिन कब, अगर हम उसका पीएच मेंटेन करें pH 6। तो बफर ऐड करना होगा। बफर एक ऐसा एजेंट होता है जो पीएच को मेंटेन रखता है, ओके, कांस्टेंट रखता है। तो pH 6 अगर हम उसका मेंटेन रखते हैं तो उसका एक्वियस सॉल्यूशन हम ज्यादा देर तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज वन स्टेबिलिटी पॉइंट। स्टोरेज तो कॉमन है, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। ओके, उसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स यूजेस ऑफ फ्रैक्टोलॉल। Again, it is used in treatment of hypertension, in treatment of hypertension, cardiac arrhythmia, cardiac arrhythmia, okay, so these are some uses of prasterol. Next is dose, 5 to 20 milligram by IV injection. 5 to 20 milligram by IV injection. Preparation, prasterol injection BP. Prasterol injection BP. Brand name Eraldine. Brand name is Eraldine. ओके, तो यहाँ पर दूसरा चैप्टर एड्रेनर्जिक का दूसरा पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। तो राइट डाउन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस में। तो सबसे पहले चैप्टर का क्वेश्चन लो। पहला चैप्टर था हमारा एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट, ये पहला चैप्टर था। इट इज आल्सो कॉल्ड एज sympathomimetic, sympathomimetic, और आल्सो कॉल्ड एज एड्रेनोमाइमेटिक। एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम को मिमिक करता है, एक्टिविटी बढ़ाता है, इसलिए एड्रेनोमाइमेटिक। उसके क्वेश्चन ले लो अब पहले। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, बहुत बार पूछा जाता है। देन अकाउंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख के देता हूँ आपको। इसमें अकाउंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज एड्रेनालिन, या फिर जिसका ही दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। याद रखो एपिनेफ्रिन एंड एड्रेनालिन आर सेम, कुछ भी दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो एड्रेनालिन के बारे में बहुत बार पूछा गया है। दूसरा है यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, एड्रेनालिन के बाद होता है एफेड्रिन।
इसके बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है। देन तीसरा है, बाकी तो ज्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैं देता हूँ, साल्बुटामॉल के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये 3 ड्रग अच्छी तरह से सबसे पहले करनी है, बाकी ड्रग भी करने हैं आपको, लेकिन तीनों ड्रग के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। एड्रेनालिन अगर आप करते हो तो नॉर एड्रेनालिन और आइसोप्रेनालिन अपने आप हो जाते हैं, तीनों के स्ट्रक्चर रिलेटेड है। ओके, तो दिस वाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक्स। नेक्स्ट दूसरा चैप्टर इसमें, ओके, ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस, ये हम देख रहे हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस, इसका ये पहला चैप्टर है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस में। दूसरा चैप्टर एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, जो आज हमने खत्म किया, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिंपैथोलाइटिक्स, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज एड्रेनोलाइटिक्स। ओके, तो बहुत सारे नाम आप इसके लिख सकते हो। ये दूसरा चैप्टर है ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस में, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें भी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आपको ये करना है, डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन, छोटा क्लासिफिकेशन है, कुछ भी उसमें नहीं है। देन इसमें अगर इंपॉर्टेंट कोई है ड्रग तो एक ये, दैट इज प्रोप्रानोलॉल, उसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, प्रोप्रानोलॉल, और अकाउंट भी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इतना ही पूछा जाता है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट ज्यादातर। ओके, बाकी जितना पढ़ाया सब आपको करना है, लेकिन फोकस इस चीज के ऊपर करना है। तो यहाँ पर हमारा ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस के 2 टॉपिक खत्म होते हैं। ओके, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, तो एक पार्ट पूरा हमारा खत्म होता है यहाँ पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कोलिनर्जिक्स ड्रग्स। तो कोलिनर्जिक्स में भी 2 पार्ट्स होंगे, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ऐसे ड्रग्स जो एसिटिल कोलिन की तरह इफेक्ट दिखाते हैं, तो एसिटिल कोलिन का इफेक्ट अगर आपको पता है, तो उसकी तरह इफेक्ट दिखाने वाले ड्रग जो भी होंगे वो सारे कोलिनर्जिक अगोनिस्ट। तो यूजेस आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, जो अगोनिस्ट है वो एसिटिल कोलिन की तरह इफेक्ट दिखाएंगे, जो एंटागोनिस्ट है वो एसिटिल कोलिन के ऑपोजिट इफेक्ट दिखाएंगे, या फिर एसिटिल कोलिन का जो इफेक्ट है उसको ब्लॉक करने का काम करेंगे। ओके, तो एसिटिल कोलिन क्या करता है, जीआई ट्रैक्ट में सिक्रीशन को बढ़ाता है, तो उससे डाइजेशन बढ़ता है। तो अगर डाइजेशन हमें बढ़ाना है, अगर किसी के पेट में एसिड का सिक्रीशन हो नहीं रहा है नेचुरली, तो हम कौन से ड्रग देंगे, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट देंगे। तो अगोनिस्ट क्या करेगा, एसिटिल कोलिन की तरह इफेक्ट दिखाएगा और एसिड सिक्रेशन बढ़ाएगा, तो उसका डाइजेशन अच्छा होगा। उसके ऑपोजिट किसी के पेट में अगर ज्यादा एसिड सिक्रेशन हो रहा है, मतलब एसिटिल कोलिन ज्यादा एक्टिवेट है, तो ऐसे केस में हम देंगे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, जो क्या करेंगे, उस एसिटिल कोलिन के इफेक्ट को ब्लॉक करेंगे और एसिड का सिक्रेशन कम करेंगे। तो जब पेप्टिक अल्सर वगैरह होता है, एसिड की सिक्रेशन की एसिड सिक्रेशन ज्यादा होने की वजह से, ऐसे केस में हम देखें कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो ये सबसे इजी टॉपिक है, एएनएस का जो पार्ट है, एएनएस एचएपी में मुश्किल है, लेकिन पीसी2 में उसके इफेक्ट बहुत आसान है सीखने के लिए। अगर आपको एड्रेनालिन के इफेक्ट पता है तो आप ये 2 टॉपिक के इफेक्ट या उसके यूजेस लिख सकते हो। वैसे अगर आपको एसिटिल कोलिन के इफेक्ट पता है तो आने वाले 2 चैप्टर के इफेक्ट या यूजेस आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट खत्म होता है एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। तो यहाँ तक किसी को डाउट है अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में? नहीं सर। ओके, एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में अगर डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हो मुझसे। कल से हम स्टार्ट करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स, उसमें भी 2 पार्ट होंगे, अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेक्चर स्टॉप करेंगे।
कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं।